नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट परेश मोदी फिर आज कुछ ऐसी क्वेरी का क्लेरिफिकेशन लेकर आया हुआ हूँ जो बैंक अकाउंट अनफ्रीज के लिए काफ़ी लोग हैरान परेशान हुए हैं और अभी भी होते हैं। बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता चलता है और वो लोग नाराज़ हो जाते हैं पुलिस के ऊपर, बैंक के ऊपर, एडवोकेट के ऊपर, और उनको ये समझ में नहीं आती है कि हम क्या करें, कहाँ जाए, कैसे करें और हमारे साथ ऐसा क्यों। तो आज ये वीडियो में सिर्फ दो बातें करूँगा, जिसके अंदर पहली बात है लेयर लोगों को समझ में नहीं आता। ये लेयर की इन्फॉर्मेशन बैंक से या साइबर क्राइम सेल से मिलेगी, ये लोगों को समझ में नहीं आता। एक ये बात करेंगे और दूसरी ये बात करेंगे कि बाइनेंस गेम या बैटिंग से जो भी पैसा आपका आता है वो इलीगल होता है कि नहीं। ये दो चीज़ के अपन बात करेंगे आज। तो जैसे मैंने बताया, अपन पहली बात ये करेंगे, हमने भी अब बहुत कुछ देखा हुआ है, एक्सपीरियंस हमको भी हुआ है, हमने भी देखा हुआ है कि जो बैंक कोई भी साइबर पुलिस थाने के एक मेल से ही जो बैंक का नोडल ऑफिसर अपने एचओ को और ब्रांच को मेल फॉरवर्ड करता है और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करता है, वही नोडल ऑफिसर, वही आपका बैंक का हेड ऑफिस और ब्रांच, ये आपका अकाउंट जब अनफ्रीज करने की बारी आती है तो कंसर्न पुलिस स्टेशन से या साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के कोई भी ऑफिसर से जब मेल आता है अनफ्रीज करने के लिए या लियन अमाउंट को होल्ड करके अनफ्रीज करने के लिए, तो यही बैंक वाले, हेड ऑफिस वाले, ब्रांच हेड और नोडल ऑफिसर, ये लोग आपके मेल का 2-2, 4-4, 7-7, 15-15 दिन तक आपको अपडेट नहीं करते, आप लोगों को हैरान करते हैं। ये हमने बार बार देखा हुआ है। इसके अलावा हमने अब ये भी देखा हुआ है, कहीं कहीं पे कुछ ब्रांच मैनेजरों ने रिश्वत लेना चालू किया है। जब पुलिस की तरफ से मेल आ जाता है उसके बाद भी ब्रांच मैनेजर जानबूझ के वो मेल को डिलीट कर देता है, या तो अकाउंट होल्डर से अनऑफिशियली रिश्वत मांगता है और जब थक कर अकाउंट होल्डर उसको पैसा देता है तब वो 2 घंटे में उसको अनफ्रीज करके देता है। तो ये सब बातें ऐसी है जो इलीगल है। तो जब आपका अकाउंट के लिए आप अनफ्रीज का कोई प्रोसेस करते हो और वो अनफ्रीज होता है तो आपको बैंक के नोडल को, बैंक के हेड ऑफिस को और बैंक के ब्रांच मैनेजर को, तीनों को मेल डालना है, और अगर वो लोग आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो आपको आरबीआई में कंप्लेन करना है। आप नोडल ऑफिसर को जो भी मेल करें उसके अंदर ब्रांच को भी पुटअप कीजिए, और आरबीआई का जो ईमेल आईडी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है crpc@rbi.gov.in अथवा crpc@rbi.org.in। पहले gov.in था, अब ये org.in हो चुका है। तो इसको आप सीसी में रखिए तो आरबीआई को पता चलेगा कि आपके साथ क्या हैरानगी हो रही है। और ब्रांच में कुछ भी कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए तो एक कॉपी ब्रांच को दीजिए, दूसरा रिसीव कराइए और थोड़ा टाइटली इनके साथ बिहेव कीजिए, तो ये लोग बताएंगे आपको कि हाँ आपके अकाउंट अनफ्रीज का मेल आ चुका है। इसके अलावा लोग ये पूछते हैं कि सर हम कौन से लेयर में हैं और हमारा अकाउंट फ्रीज हुआ, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो फिर से एक बात दोहराता हूँ, आपकी बैंक को सब पता होता है, आपकी बैंक को और आपके नज़दीक के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को, ये दोनों के पास कहाँ से फरियाद हुई है, कौन से पुलिस अधिकारी का मेल या नोटिस आया हुआ है, कौन कंप्लेनेंट है, क्या सस्पेक्टेड अमाउंट है, क्या ट्रांजैक्शन अमाउंट है, कंप्लेनेंट का नाम, नंबर, ईमेल आईडी क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन से पुलिस थाने का, कौन से शहर का, कौन से स्टेट का है, उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आपका नज़दीक का साइबर थाना भी दे पाएगा, और आपकी जो ब्रांच है उसके ब्रांच मैनेजर को या उसके नोडल ऑफिसर को ये पूरी बात पता होती है। अब ये आपके ऊपर है कि ये इन्फॉर्मेशन आप उनके पास से कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। जब कोई भी अकाउंट से पैसा आता है, सस्पेक्टेड अमाउंट जो होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब कोई फ्रॉड अमाउंट कोई अकाउंट से आती है तो जिस पहले अकाउंट में वो आती है वो अकाउंट पहले लेयर में है, उस अकाउंट से जब वो दूसरे अकाउंट में फॉरवर्ड होता है तो वो सेकंड लेयर में है, सेकंड अकाउंट से जब वो तीसरे अकाउंट में फॉरवर्ड होता है तो वो तीसरा बैंक अकाउंट है, वो तीसरे लेयर में है। लेयर 1, 2, 3 बहुत ही रिस्की माना जाता है।
आप स्कैमर के साथ जुड़े हुए हो या आपने मिली भगत है, ये माना जाता है। लेयर 4 के ऑनवर्ड्स ऐसा माना जाता है कि आप लोगों को जानबूझ के फंसाया गया है, ये माना जाता है। तो लेयर जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका अकाउंट जल्दी से अनफ्रीज का प्रोसेस कर सके। अब ये मुद्दा आता है कि लोग ये कहते हैं कि सर हमने तो कोई भी गेम से ऑफिशियल विड्रॉल किया है, हमने तो जो मनी एक्सचेंज से पैसा दुबई से मंगाया था वो ऑफिशियल मंगाया हुआ है। सर हमने तो बाइनेंस या कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज से यूएसडीटी बेचा है, हमने तो बेचा है और हमको ऑफिशियल पैसा मिला है, हम ये पैसा वापस क्यों करें। कोई ये भी बोलता है कि सर हमने तो क्रिकेट बैटिंग ऐप से विड्रॉल किया है, हमारा तो ये जीता हुआ पैसा है, हमने ये गेम जीता हुआ है, तो हम ये पैसा वापस क्यों करें। ये सभी जवाब आप पुलिस को जाके पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुलिस क्या लैंग्वेज में आपसे बात करती है। आपके ऑब्जेक्शन आपकी ओर से सही है, लीगली वो सही नहीं है। अपने यहाँ पे इंडिया में गैम्बलिंग एक्ट है, बैटिंग और गेम से विड्रॉल ये सब अनऑफिशियल है। अगर मान लीजिए कहीं से भी आपका पैसा आता है, आप ये बोलते हो कि लीगल है, तो से फॉर एग्जाम्पल अगर कलर प्रेडिक्शन गेम है, तो कलर प्रेडिक्शन नाम की जो गेम है वो गेम के वही नाम के अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आता है तो लीगली है। एविएटर खेलते हो आप लोग, एविएटर में अगर एविएटर नाम का बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसी गेम का रजिस्टर्ड, और उसी अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आता है तो लीगल है। पर ऐसा कोई भी ये लीगल अकाउंट ये कोई भी गेम वाले या क्रिकेट बैटिंग वाले क्रिएट नहीं करते। ये लोग डमी नाम से खरीदे हुए अकाउंट को यूज़ करते हैं और उस अकाउंट में स्कैम के पैसे आते हैं। स्कैम के पैसे खुद के यूज़ के लिए होते हैं और उनमें से छोटा सा पार्ट ये लोग गेम और बैटिंग के माध्यम से आपको फॉरवर्ड करते हैं। आपको लगता है कि आपने ऑफिशियली ये गेम जीता, आपने विड्रॉल किया, ये लीगल है, ये पैसा आपका है। पर जिस अकाउंट से ये पैसा आपके अकाउंट में आया है वो अकाउंट में किसी के पास यूट्यूब सब्सक्राइब का जो टास्क होता है वो, या तो वर्क फ्रॉम होम या तो कोई और बहाने से फ्रॉड करके मंगाया गया होता है, और वो अकाउंट पहले से ही फर्स्ट लेयर में है और उस अकाउंट से आपके अकाउंट में विड्रॉल का पैसा आता है तो आप सेकंड या थर्ड लेयर में होते हो या उसके ऑनवर्ड्स कोई भी लेयर में। तो ये आपका जो पैसा है ये लीगल नहीं है। ये जो पैसा है ये जब तक आप फरियादी को वापस नहीं करेंगे, फरियादी अपना स्टेटमेंट नहीं देगा तो पुलिस का रिपोर्ट नहीं बनेगा, पुलिस का रिपोर्ट नहीं बनेगा तो साइबर सेल में फॉरवर्ड नहीं होगा, साइबर सेल में फॉरवर्ड नहीं होगा तो साइबर सेल आपकी बैंक के नोडल ऑफिसर को मेल नहीं करेगी कि इसको अनफ्रीज किया जाए या इसको होल्ड करके अनफ्रीज किया जाए। तो पूरी सिस्टम आपको ऐसे समझना है। रही बात बाइनेंस की, कॉइनएक्स की या वज़ीरएक्स की, आप खेलते हो, आप बोलते हो सर हमने तो P2P किया है, हमने तो जनरली USDT बेचा हुआ है, तो हम ये पैसा उसको रिफंड क्यों करें। अगर वो बंदा मुझे अपना USD वापस करता है तो मैं इसका पैसा इसको वापस करूँगा। ऐसा आर्ग्यूमेंट आप एडवोकेट के साथ करेंगे, कोई मतलब नहीं है। पुलिस में जाने की आपकी हिम्मत नहीं है, पुलिस को ये सब बताने की आपकी हिम्मत नहीं है। समझिए बात को। हम आपको यहाँ पे डरा तो नहीं है, पर जिस तरीके से आप लोगों का यूज़ होता है, आप लोग बिना वजह फंस जाते हो, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये समझाने के लिए आपको ये वीडियो बनाया गया है। बाइनेंस के अंदर जब P2P करते हो तो वो जो बंदा आपका USD परचेज करता है और आपको पेमेंट फॉरवर्ड करता है वो अपने खुद के अकाउंट से नहीं करता। अगर वो खुद के अकाउंट से करता है तो आपके पास ये श्योरिटी नहीं है कि जो बंदा आपको P2P में ऑनलाइन दिख रहा है वही बंदे का जो नाम एड्रेस है वो वही बंदे का है, और वो डमी आइडेंटिटी लेकर नहीं बैठा, ये आपको नहीं पता है, या तो वो अकाउंट उसका है ये आपको नहीं पता है। तो ये आपका जो पैसा ऐसे लोग फॉरवर्ड करते हैं ये आपका लीगल नहीं होता है। कभी कभी P2P में जो बंदा आपका USDT लेके आपको पेमेंट फॉरवर्ड करता है वो बंदा जेन्युइन होता है, पर उसने अगले 4-5-6-7 दिन में किसी और से USDT बेच के पैसा मंगाया हुआ है और आगे उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो अब वो फ्रॉड का पैसा उसके अकाउंट में आया है तो वो लेयर 1 में है। फिर वो आपका USDT परचेज करता है और आप उसका पेमेंट आपको वो भेजता है, तो वो पेमेंट आपके अकाउंट में जैसे ही आता है तो आप लेयर 2 में आ जाते हो। ऐसे आप कौन से लेयर में हो वो आपको पता नहीं होता। आपके अगले अकाउंट
उससे भी अगला अकाउंट, उससे भी अगला अकाउंट, ऐसे 10 ले तो क्या अकाउंट फ्रीज होते हैं। तो आप भगवान नहीं हो, मैं भगवान नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं है। किसको ये पता नहीं होता है कि जहाँ से पैसा बिजनेस का, CSC सेंटर का, बाइनेंस का, USDT का, जहाँ से भी ये पैसा आता है, वो बंदे ने अगले 15 दिन 1 महीने में कहाँ से पैसा मंगवाया, ये सोच आपको पता नहीं होता है। ऑलरेडी वो बंदे ने फ्रॉड किया है, उसी बंदे का फ्रॉड का एक अमाउंट का थोड़ा सा अमाउंट आपके अकाउंट में आता है, आपका अकाउंट फ्रीज होता है। तो अभी भी मानिए, बैटिंग, बाइनेंस, क्रिप्टो एक्सचेंज, दुबई से हवाला से पैसा मंगवाना, वहाँ पे उसको दिरहम दे देना, वो इंडियन अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा डाले, ये सब जोल जपाट है। ये सब आपके अननोन अकाउंट से जब पैसा आता है तब आपका अकाउंट फ्रीज होता है, आप फंस जाते हो। आप अगर लेयर 1 और 2 में हो तो आपको स्कैमर माना जाता है, लंबी लंबी जेल भी होती है। डेली अखबार में आता है कि ये गैंग पकड़ा गई, इतनी सज़ा हुई, ये गैंग पकड़ा गई, इसको जेल में डाला, 100 दिन तक बेल नहीं मिला। ये सब जुमले से दूर रहना है तो थर्ड पार्टी अननोन अकाउंट से लेन देन बंद कर दीजिए। बस ऐसी ही छोटी छोटी बातों के लिए आप मेरे वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी सवाल हो तो यूट्यूब में मुझे कमेंट कीजिए, 2-4 दिन बाद जब भी टाइम मिलेगा मैं सबको व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मुझे अगर व्हाट्सएप करना हो तो व्हाट्सएप पे कॉल मत करें, सिर्फ व्हाट्सएप पे SMS करें। सुबह 9 बजे बाद और रात को 9 बजे बाद से पहले 9 to 9 के बीच में अगर आप करेंगे, मैं आपको 2-4 घंटे में जवाब दूंगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें के लिए और लीगल टेक्निकल बात जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बैंक अकाउंट फ्रीज होने से जो चीज़ होती है उस चीज़ से बचने के लिए अननोन अकाउंट से पैसा लेना बंद कर दीजिए। वंदे मातरम।